हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकाशा गर्ग। आज लेक्चर है BFA थर्ड ईयर फ्लाइट इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो हमारा टॉपिक चल रहा था द रीति स्कूल। इसमें आपका एक टॉपिक हो गया था। अब उससे नेक्स्ट है ये आचार्य वामन की विशेषताएं। आचार्य वामन नाम है ये, इनकी विशेषताएं बताई हैं यहाँ पे इन्होंने। पहली है काव्य में अलंकारों के अतिरिक्त गुणों को भी महत्व दिया। मतलब जो आचार्य वामन है उन्होंने काव्य में अलंकारों के अतिरिक्त यानी और जो भी गुण हैं आपके अलंकार से अतिरिक्त उन सारे गुणों को उन्होंने महत्व दिया। ठीक है, आचार्य वामन ने। सेकंड पॉइंट है इन्होंने कला की प्रादेशिक विशेषताओं पर भी बल दिया। यानी जो रिलीजन होती हैं, जो रिलीजन करेक्टरिज्म होते हैं, वो करेक्टर होते हैं, उसको भी इन्होंने बल दिया था। ठीक है, रीजनल जो प्रादेशिक को आप रीजनल कह सकते हैं, ठीक है, उनको भी इन्होंने बल दिया था। इन्होंने भी भरत मुनि की भांति नाटक को शेष कलाओं से श्रेष्ठ माना। मतलब भरत मुनि आपको पता होगा, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कि जो भरत मुनि है वो जो मतलब नाटक को भी वो जो सारी शेष कलाएं थी उनसे श्रेष्ठ मानते थे। तो इन्होंने भी भरत मुनि की तरह ही नाटक को शेष कलाओं से श्रेष्ठ माना, यानी अच्छा माना, उच्च माना। ठीक है, क्योंकि उसमें सब कलाओं का संयोग होता है। मतलब नाटक जो है उसमें सारी ही कलाओं का संयोग होता है, इसलिए इन्होंने भी, मतलब आचार्य वामन ने भी भरत मुनि की तरह नाटक को शेष कलाओं से श्रेष्ठ माना है। ठीक है, जैसे काव्य, नृत्य, संगीत आदि, ये इसका एग्जाम्पल बताया है कि सब कलाओं का संयोग होता है नाटक में। जैसे काव्य भी होता है, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, तो ये सब कला ही तो है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग है आपका रीति एवं गुण। आचार्य वामन ने रीति के रूप में सौंदर्य की एक वस्तुगत व्याख्या दी है। मतलब आचार्य वामन ने ही रीति के रूप में सौंदर्य की एक वस्तुगत व्याख्या दी है, यानी ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, मटेरियल कह सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव के रूप में इन्होंने एक व्याख्या दी है। अलंकारिकों से यह अलग गए, यानी जो अलंकारिक थे उनसे अलग गए थे ये आचार्य वामन। ठीक है, उन्होंने माना कि अलंकार शाब्दार्थ को ग्राह्य बनाते हैं। मतलब जो अलंकार होते हैं वो शाब्दार्थ को, यानी जो शब्द से रिलेटेड होते हैं, उनको ग्राह्य बनाते हैं। पर ये अलंकार कौशल से बंधे, कौशल से आए नहीं है। यानी जो अलंकार है ये कौशल से, यानी स्किल से। ठीक है, कौशल को स्किल या दक्षता, इंग्लिश में स्किल या दक्षता कह सकते हैं आप। मतलब जो ये अलंकार है वो कौशल से बंधे हैं, कौशल से आए नहीं है। ठीक है, यानी जो अलंकारों की अपनी जो दक्षता है, जो अपने स्किल है, ये उनसे बंधे हुए हैं पर उनसे आए नहीं है। ठीक है, ये स्वयं सौंदर्य है। मतलब जो अलंकार है वो तो आपको पता ही है, सौंदर्य से रिलेटेड है, नहीं खुद ही, मतलब ये खुद ही सौंदर्यात्मक होते हैं। ये किसी से बंधे कहीं और से आए नहीं हैं ये। जैसे सौंदर्य में अलंकार। ठीक है, ये नाम है सौंदर्य में अलंकार। वामन प्राचीन क्लासिकल सौंदर्य रूपों को आदर्श मानते हैं, यानी मॉडल, क्लासिकल जैसे मॉडल कह सकते हैं आप। जो वामन थे वो पुराने जो क्लासिकल थे, जो क्लासिकल हमारी जैसे डांस होता है, आर्ट होती है, सौंदर्य रूपों को ये आदर्श मानते हैं। वामन के अनुसार प्राचीन कृतियों में एक शाश्वत तत्व है। शाश्वत मीन्स एटर्नल। ठीक है, एटर्नल एलिमेंट। ठीक है, प्राचीन कृतियों में एक शाश्वत तत्व है जो सर्वकालिक और सर्वजनीन है, यानी ऑल टाइम और सब जगह। ठीक है, मतलब ये शाश्वत तत्व है, इंटरनल है, तो ये सब जगह होगा। उन्हें यह शाश्वत तत्व रीति में मिला। मतलब जो ये इटर्नल एलिमेंट इनको मिला था वो रीति में ही मिला था। उन्होंने गुणों से रीति का संबंध बताया। मतलब गुणों से ही इन्होंने रीति का संबंध बताया था। ठीक है, और रीति को काव्य की आत्मा माना। मतलब जो रीति है जो हम पढ़ रहे हैं उसको ही इन्होंने, रीति को ही काव्य की आत्मा बताया।
मतलब गुणों से इन्होंने रीति का संबंध बताया है और रीति को काव्य की आत्मा बताया। ठीक है, जैसे ये इसमें रीतिरात्मा काव्यस्य, ये एक छोटा सा क्या कहते हैं कोटेशन। ठीक है, वामन ने अलंकार और गुणों को अलग कर गुणों से रीति को जोड़ा। जो वामन थे उन्होंने अलंकार और गुणों को अलग कर गुणों से रीति को जोड़ा। मतलब जो अलंकार थे और जो गुण थे उनको अलग करके गुणों से रीति को जोड़ा था इन्होंने। काव्य में गुण है और उनमें विशेष बंधी हुई रीतियां हैं, यानी काव्य में गुण है और उनमें जो बंधी हुई जो रीतियां हैं। ठीक है, रीति विशेष अर्थात शब्द गुण और अर्थ गुण से युक्त रचना शैली है। मतलब रीति विशेष को यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, शब्द गुण और अर्थ गुण से युक्त रचना शैली। जो रीति विशेष है उसका मीनिंग है ये कि रीति विशेष अर्थात शब्द गुण और अर्थ गुण से युक्त रचना शैली। इस प्रकार तो रीति और गुण एक ही हुए। मतलब रीति और गुण, मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि जो रीति विशेष है अर्थात यानी शब्द गुण और अर्थ गुण, इससे युक्त रचना शैली है ये, तो इस प्रकार रीति और गुण तो एक ही हुए। ठीक है, कुछ गुणों के संयोग वियोग यानी एक्सीडेंटली और डिसकनेक्शन, वियोग मतलब डिसकनेक्शन, संयोग यानी एक्सीडेंटल, जैसे आप एकदम मिलते हैं संयोग से। ठीक है, संयोग वियोग से एक रीति का निर्माण होता है। वामन ने रीति विवेचना में दंडी के प्रदेशवाद, जो दंडी का प्रदेशवाद था, असहमति जताई। अर्थात वियोग से एक रीति का निर्माण होता है। अर्थात विशिष्ट प्रदेशों विदर्भ गौड़ पांचाल की रीतियों, ये विदर्भ वैदर्भी गौड़ी और पांचाली हमने इससे पहली पीपीटी में नाम पढ़ा था, ये वही हैं ये तीनों। ठीक है, तो वामन ने रीति विवेचना में दंडी के प्रदेशवाद से असहमति जताई। अर्थात विशिष्ट प्रदेशों जैसे विदर्भ गोंड पंचाल की रीतियों को अलग नहीं माना। इनकी जो रीतियां हैं ये इससे पहले पीपीटी में बताया था मैंने, इन तीनों की रीतियां उसमें जो दिया हुआ है उससे इन्होंने अलग नहीं माना है। उन्होंने इन प्रादेशिक शैलियों के साथ अर्थात कुछ सामान्य गुणों को खोजा। ठीक है, प्रादेशिक मतलब रीजनल, कुछ सामान्य गुणों को खोजा और उन गुणों के आधार पर उनके भेद को स्वीकार किया। मतलब इन्होंने जो प्रादेशिक शैलियाँ थी उनका जो सार था, अर्थात कुछ सामान्य जो उनके गुण थे उनको खोजा और फिर उनके आधार पर उनके भेद को स्वीकार किया। मतलब पहले उनको खोजा और फिर उनके भेद को स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट है हम आलोचना। नेक्स्ट तो इसी का है ये हेडिंग, रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। मतलब जो रीति है वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। अब इन्होंने बताया है क्योंकि, मतलब क्यों, गुण और रीति अभिन्न है, यानी गुण और रीति दोनों ही अलग है। ठीक है, रीति अलग होती है और गुण अलग होता है। दूसरा है गुण नियत होते हुए भी भिन्न भिन्न है। मतलब जो उसकी नियत होती है, यानी जैसे आप कह सकते हैं कि ड्यू कह सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटेड कह सकते हैं। नियत होना यानी किसी भी चीज़ की नियत होती है। गुण नियत होते हुए भी भिन्न भिन्न है। गुण नियत है, रीतियाँ भिन्न हैं। रीति के आश्रित होने पर भी गुण भी उनके समान अनियत हो जाएंगे। ये एक हिंदी की लैंग्वेज है आपकी जो इसमें बताई है गुण और रीति की, जैसे गुण अलग है और रीति अलग है। ठीक है, और अगर गुण नियत होते हुए भी भिन्न भिन्न है, मतलब गुण में नियत है पर वो फिर भी भिन्न भिन्न है। अच्छा, गुण नियत है लेकिन रीतियाँ भिन्न हैं। ठीक है, मतलब अगर गुण में नियत है पर रीतियाँ भिन्न है, जैसे गुण और रीति अभिन्न बताया है, ऐसी गुण नियत है लेकिन रीतियाँ भिन्न है। रीति के आश्रित होने पर भी गुण भी उनके समान अनियत हो जाएंगे, यानी कि रीति पर आश्रित होने पर भी जो उनके गुण होते हैं वो अनियत हो जाएंगे। गुण और अलंकार के विवाद में उद्भट ने अनेक भेदों को निकारा। मतलब गुण और अलंकार का जो विवाद था उसमें उद्भट ने इनके भेदों को नकारा था। इन दोनों का समान रूप से शब्दार्थ में अवस्थान किया। अवस्थान यानी विराम।
मतलब इन दोनों का जो समान रूप था उसके शब्दार्थ में इन्होंने विराम दिया था, अवस्थान दिया था। उद्भट ने नैसर्गिकता यानी स्वाभाविकता कह सकते हैं आप, या गुण, कृतित्व या अलंकार दोनों को समान महत्वशाली घोषित किया। मतलब जो उद्भट थे उन्होंने नैसर्गिकता या गुण, कृतित्व या अलंकार दोनों को समान महत्वाकांक्षी घोषित किया था। इस प्रकार उद्भट ने कवि प्रतिभा का मार्ग प्रशस्त किया। आज की वीडियो में इतना ही।